पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम देशवासियों को, मेरे तमाम देशवासी भाइयों को, मेरे मीडिया भाइयों को और तमाम हमारे वेलफेयर पार्टी और दिगर जो हमारे साथ आए हैं उनको प्यार भरा वेलफेयर ग्रीटिंग्स। आपने कई दशकों से, कई सालों से सुनते आए होंगे कि एक नारा लग रहा है और नारा लगते आ रहा है, जय जवान जय किसान। लेकिन आज जय जवान, न तो जवान की जय हो रही है, न तो किसान की जय हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने 3 फार्म बिल्स पास किया है और वो कह रहे हैं कि किसानों ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। लेकिन किसान कहते हैं कि ये भलाई हमें नहीं चाहिए, ये फ़ायदा हम नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। वरना किसान एजिटेशन करके, प्रोटेस्ट करके हमें फ़ायदा दो ऐसा कहते थे। लेकिन गवर्नमेंट फ़ायदा देने आ रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्यों? कुछ न कुछ दाल में काला है। वरना किसान, इंडिया के 10 और 12 करोड़ किसान ऐसा नहीं कहते। तो गवर्नमेंट ने राज्यसभा और लोकसभा में फार्म बिल्स पास किए, बगैर कोई डिस्कशन के पास किया है और ये बात फैला दी कि ये तमाम किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर देखने जाएं तो ऊपर से अच्छी लगती है, लेकिन ये बिल अंदर से बहुत हानिकारक और बड़ी ख़तरनाक बिल है। हमारे 3 फार्म बिल्स जो है, एक तो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 और दूसरा द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म बिल्स 2020 और तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020, जिसमें होर्डिंग की बात की गई है। होर्डिंग यानी बहुत सारा अनाज जमा के रखना, इसके बारे में बात हो रही है। और ये प्रोटेस्ट भारत के गरीब किसान और गरीब लोग और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनका प्रोटेस्ट है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये समझती है कि जहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ पर हम उनका साथ दें जो कमज़ोर तबके के हैं। हम किसानों का साथ क्यों दें? किसान गर्मी नहीं देखते, ठंडी नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, खेतों में काम करके हमारे लिए अनाज उगाते हैं। जब वो अनाज उगाते हैं तब हमारे डाइनिंग टेबल पे हम खाना खाते हैं। एक तरह से कहा जाता है कि किसान इंडिया का बैकबोन है। किसान इंडिया का बैकबोन है, एग्रीकल्चर का बैकबोन है और एग्रीकल्चर इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम का बैकबोन है। जब तो फिर क्यों किसान एजिटेट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये फार्म बिल्स देखने के लिए ऊपर से पेपर पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि इसमें APMCs जो है उनको APMCs ख़त्म होने का ख़तरा है। 1960 में इंडिया के एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए APMCs यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी ये बनाई गई थी, ताकि किसान अपना अनाज खेतों से ला करके शहर में एक जगह जो मंडी कहलाता है वहाँ बेचे, वहाँ बेच के वहाँ से सारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन अब सरकार क्या करने जा रही है? प्राइवेट मंडी भी कायम करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा अब, और गवर्नमेंट मंडी में अभी टैक्स 4 to 5% टैक्स चल रहा है। तो तमाम किसान प्राइवेट मंडी में बेचेंगे तो 2 या 3 साल में गवर्नमेंट APMC ख़त्म हो जाएंगे। एक मरतबा APMC ख़त्म हो गई तो पूरा जो है कॉरपोरेट के हाथ में, बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनके हाथ में सब चला जाएगा। फर्स्ट 2-3 साल वो देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 क्विंटल गेहूँ को 2000 रुपये से देंगे या 2200 से देंगे। जैसे ही 3-4 साल होंगे वो कहेंगे अब हमारे पास उतनी ये नहीं है,
हमको 1500 या 1600 से दो, तब किसान क्या करेंगे? ना तो गवर्नमेंट को बेच सकते, और प्राइवेट मंडी वाले कहेंगे हम कम इसमें लेंगे, तो ज़बरदस्ती उनको बेचना पड़ेगा, इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ समझना चाहिए। और होर्डिंग का तीसरी बिल जो है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, यानी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बिल 2020, इसमें कितना चाहे उतना ले सकते हो, हज़ारों टन जो है अनाज खरीद कर सकते हैं। कौन खरीद करेंगे ये अनाज? छोटे मोटे व्यापारी नहीं खरीद करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े जो करोड़पति हैं वो खरीद करेंगे। एक मरतबा खरीद करके रखा तो फिर उनके मर्जी, वो चाहे कितना चाहे उतना कितने रेट को चाहे उतने रेट को वो बेच देंगे। आपने देखा होगा कि फार्मर्स को इतनी कम दाम मिलती है, इतना कम रेट मिलती है कि खेतों में उनकी फसल वो मार्केट में बेचने के बजाय वहीं पर छोड़ देते हैं, वहीं पर सड़ती है, वहीं पर बर्बाद होती है। अपने फल फूल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आपने देखा होगा कि रास्ते पर, टीवी में देखा होगा, रास्ते पर कैसे टोमेटोज, कैसे कैबेज, कैसे गोभी ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे ही फेंकते हैं, लेकिन किधर बेच नहीं पाते क्योंकि रेट उतनी कम है। उनकी मांग है कि MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दे। गवर्नमेंट कहती है कि हम देते हैं, लेकिन लिख के नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट का यानी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि BSNL एक पहले बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो मोबाइल का, जो लैंड टेलीफोन्स का, इसमें सब लोग बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाए और अच्छी सर्विस देती थी। लेकिन आते आते गवर्नमेंट वहाँ से अपना ध्यान हटा दिए, और अभी दूसरे प्राइवेट यानी एयरटेल एग्जांपल या वोडाफोन या जियो वो आए हैं, तो BSNL का सत्यानाश हो गया। अब एयरटेल या वोडाफोन या जियो या कोई अपने कितना, अगर उनके मन में कितना रेट है वो लगा सकते हैं आप, कोई भी कुछ कहीं पर भी रोक नहीं है। इसीलिए आगे चलकर एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही होगा। इसीलिए फार्मर्स जो है सिंगो बॉर्डर, फिर गाज़ियाबाद बॉर्डर, फिर तमाम दिल्ली के आसपास के बॉर्डर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सारे इंडिया में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का एक हक बनता है कि जो गरीब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करें। यही हमारी मंशा है, और यही हमारी यानी हमको यही तकाजा है वक्त का। वक्त ये क्या बताता है कि उनको सपोर्ट करो और आगे इंडिया को बर्बाद होने से बचाओ। बस मीडिया, अपने मीडिया भाइयों को शुक्रिया अदा करते हुए, आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा सपोर्ट ये फार्म लॉस के ख़िलाफ़ है, और गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि फार्म लॉस को वापस लिया जाए। शुक्रिया। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अभी मैं हमारा तौफीक साहब जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा दो बात मीडिया के सामने बोल। जय मूल्यवान साथी, आज देश की ताकत किसान ही है। इसको लेकर आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया भटकल उत्तर कन्नड़ा की ब्रांच ने जो एजिटेशन रखा है, आज जो प्रतिभटन रखा है, तो उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इस देश की जो ताकत है हकीकत में रैता ही है, किसानी है। यहाँ का 65% जो आबादी है वो किसान ही है, वो किसान ही का काम करती है, खेतों का ही काम करती है। आज किसान परेशान है। आज किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे खड़ा हुआ है 50 दिनों से, 50 दिन से ज़्यादा हो गए। ठंडी के मौके पर वो लोग आए और बारिश भी हुआ, उस मौके पर भी वो लोग वहाँ रुके। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है उसके ख़िलाफ़ वो आंदोलन चला रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। और अब तक 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं इस एजिटेशन के अंदर, और वो बहुत परेशान हाल हैं। तो ऐसे मौके पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया उनका साथ दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि और ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, किसान अपने बिल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो उनको दिक्कत आई है और वो परेशान है इस वजह से। क्योंकि जो निजीकरण का मामला चल रहा है, सारी चीज़ों में
हाथ डाला गया। अब बड़े बड़े एयरपोर्ट्स भी निकल गए हाथ से, अब वो पब्लिक सेक्टर नहीं रहा, अब वो पूंजीपति लोगों के हवाले हो गया है और रेलवे स्टेशन भी उन्होंने बेच दिए और देश का एक बड़ा हिस्सा इन लोगों ने बेच दिया है। अब किसान से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को भी वो बेचने का कदम उठाए हैं। ऐसे मौके पर जो भी संगठन इनका साथ दे रहा है बहुत बड़ा काम है। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से इस एजुकेशन का हम साथ देते हैं। अभी राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ ने ये अभी दिल्ली में ऐलान किया था किसानों के सामने कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। क्योंकि आज मजदूर भी परेशान है, जो माइग्रेंट मजदूर है वो बहुत परेशान है, वो खाने पीने का मुहताज हो चुका है, जिसकी वजह से आत्महत्या और खुदकशी बहुत बढ़ चुकी है इस देश के अंदर। और उसके अलावा एम्प्लॉयज़ भी परेशान है, वो नॉन जॉब हो चुके हैं, जॉब लॉस हो चुका है उनका, करोड़ों की तादाद में जॉब लॉस हो चुके हैं। तो एम्प्लॉयज़ भी परेशान है, ये एम्प्लॉयज़ की भी लड़ाई है। और उसके अलावा ये महिलाओं की भी लड़ाई है, क्योंकि आज महिलाओं के साथ दिन दहाड़े अत्याचार होता है, रेप होता है, उनका मर्डर होता है। ये अभी हाथरस का जो मामला हुआ ये उसकी एक मिसाल है कि उसका मर्डर हुआ और उसके ज़ुबान को काटा गया और उसके साथ रेप हुआ हाथरस की एक बेटी के साथ, मनीषा के साथ। तो ये महिलाओं का ही मसला है, ये OBC SC ST का ही मसला है, क्योंकि वो भी परेशान है, क्योंकि उनको 27% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन 4-4.5% है, कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको। और ये SC ST OBC का भी SC ST का ही मसला है, क्योंकि उनको 22% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी अपर जॉब के अंदर वो बिल्कुल पीछे है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है अपर जॉब के अंदर, जो फर्स्ट लेवल के जॉब है। और माइनॉरिटीज़ का भी मसला है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी आए दिन नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, जैसे CAA NRC का मसला भी सामने आया है। ये पूरे देश का मसला बन चुका है। तो राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ ने, ये वामसेफ का ऑफशूट विंग है, और राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि हर तबके के लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स के अंदर हैं उन सबको खड़े होना चाहिए किसानों के साथ, तब जाके हम ये लड़ाई जीत सकते हैं, वरना लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा। क्योंकि ये हमको टुकड़े टुकड़े करके, हमको परेशान करके अपना काम कर रहे हैं, यानी पूंजीपति लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक होकर लड़ेंगे, जिनकी जो समस्या है, चाहे OBC की हो, SC ST की हो, या माइनॉरिटीज़ की हो, किसानों की हो, मजदूरों की हो, एम्प्लॉयज़ की हो, या महिलाओं की हो, या विद्यार्थियों की हो, जो लोग समस्याओं के अंदर घसीटे गए हैं, परेशान बनाया गया है जिनको, सब लोग एक हो जाएंगे और एक आवाज़ बनेंगे किसानों के साथ मिलकर, एक ताकत बनकर हम अपने आंदोलन को सक्सेस कर सकते हैं। और जो भी पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचा उनको झुकना पड़ेगा, ये आंदोलन कामयाब होगा। इसी बात पर मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मजलूम लोगों के साथ खड़ा हुआ संगठन है। बहुजन क्रांति मोर्चा इनके साथ है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इनके साथ है। मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया, शुक्रिया। जय मूल्यवासी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मैं शुक्र अदा करता हूं हमारे तौफीक साहब का, और शुक्र अदा करता हूं प्रेसिडेंट का, जो फार्मर एजुकेशन के बारे में जो बात उन्होंने कही, तो ये जो है बहुत अहम बात है, और इसके बारे में सारा हिंदुस्तान सोचना पड़ेगा, सारा भारत सोचना पड़ेगा कि हम किसानों के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि किसान ही हमारा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अगर एग्रीकल्चर करेंगे तभी हमें खाने का मौका मिलेगा। तो इसकी वजह से मैं ख़ास करके मीडिया वालों का भी शुक्र अदा करता हूँ। अभी हम मेमोरेंडम का करेंगे, तो हम AC ऑफिस की वजह से ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನವದೆಹಲಿ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಭಟ್ಕಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ವಿಷಯ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮನವಿ. ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿಯಲು ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಕೃಷಿಯು ಅನೇಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ, ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದ ಪರಿಣಾಮ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೈತ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರು ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತಿವೆ. ರೈತ ಮತ್ತು ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿವೆ.
ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಜಾರಿಯಾದರೆ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದ್ದಾರೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಗಾದ 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳಾದ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸೇರಿ ದೇಶದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವು ದೇಶದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.